रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 12। इस वक्त आदित्य अपने कमरे में शांति से बैठा होता है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने अपने राइट साइड सर उठाकर देखा तो वहां पर पुष्पेंद्र जी खड़े थे। डॉट 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 डॉट। काका आप यहाँ पर? पुष्पेंद्र जी ने कहा। तुम परेशान हो ना आदित्य? आदित्य ने कहा, नहीं कहा, मैं क्यों परेशान होऊंगा। हमसे क्यों झूठ बोल रहे हो आदित्य? हम तुम्हें आज से नहीं बहुत सालों से जानते हैं और तुम्हारी शक्ल देखकर बता सकते हैं कि तुम परेशान हो और कहीं ना कहीं इसकी वजह काशवी है। हम ये भी जानते हैं, आज सुबह हमने काशवी का बिहेवियर देखा था कि वो तुमसे बात नहीं कर रही थी। तुम्हारी परेशानी की वजह काशवी है ना आदित्य? आदित्य ने कहा, हाँ काका, मैंने उसकी वजह से ही परेशान हूँ। काका, उसे मेरा काम दिखता है लेकिन मेरा प्यार नहीं, वो हर वक्त बस। पुष्पेंद्र जी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आदित्य हम जानते हैं कि तुम इस वक्त परेशान हो काशवी के बिहेवियर से, लेकिन आदित्य उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं है। उसे कुछ वक्त दो, वक्त के साथ ही उसने तुमसे प्यार किया था। अब कुछ वक्त बाद काशवी की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। वो तुमसे ज्यादा देर गुस्सा रह ही नहीं पाएगी, देखना। आदित्य तुम्हारे बारे में उससे कुछ छुपा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उसने तुमसे प्यार किया। तुम्हारे बारे सब कुछ जानते हुए भी उसने तुमसे प्यार किया। आदित्य उसे कुछ वक्त तो दो ये सब एक्सेप्ट करने का। हम जानते हैं कि काशवी भी कभी भी तुम्हें तकलीफ देख सकती है, लेकिन जिस रास्ते में हम चल रहे हैं, जो हमारा काम है, वहां पर कभी कभी हमें अपनों से ही सामना करना पड़ता है, उनसे ही लड़ना पड़ता है और उनका ही गुस्सा और नाराजगी सहनी पड़ती है। और अभी ठीक तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। लेकिन काका, क्या काशवी इतने दिन में मुझे समझ नहीं पाए? मेरे काम के आगे तो मेरा प्यार, मेरी फिक्र सब एक तरफ कर देती है। ये सिलसिला तो कभी नहीं रुकने वाला था। क्या वो हमेशा मुझसे ऐसे ही नफरत करने वाली है कि हमारे रिश्ते में हमेशा ऐसे ही दूरियां रहने वाली है? पुष्पेंद्र जीने का हक नहीं आदित्य, एक दिन वो तुम्हें और तुम्हारे काम को दोनों को समझेगी। लेकिन प्लीज अभी तुम आराम करो, तुम बहुत ज्यादा सोचने लगते हो कभी कभी, और कभी कभी हमारे लिए दिल से इतना सोचना हमारी स के लिए अच्छा नहीं होता। आने वाले वक्त में हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, कुछ काम लीगल और कुछ इलीगल होंगे, तो तुम्हें उस पर खासकर ध्यान देना है। काका, वो जो सिंगापुर वाला प्रोजेक्ट है, उस क्लाइंट से मेरी बात हुई। आगे की प्रोसेस के लिए मुझे सिंगापुर में जाना होगा, मैं कल ही जा रहा हूँ। पुष्पेंद्र जी ने कहा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। पुष्पेंद्र जी ने पर आदित्य के कंधे थपथपाए और वहां से चले गए। काशवी अपने रूम में इधर उधर टहल रही थी। वो बार बार आदित्य की कही बातों को सोच रही थी। आदित्य जी जब वो सब कह रहे थे तो उनकी आंखों में कितना दर्द और गुस्सा था। भले ही मैं उस सिचुएशन से नहीं गुजरी हूं, लेकिन मैं उनकी तकलीफ बहुत अच्छे से समझ सकती हूं। वो अभी परेशान होंगे, मैं उनसे बात करना चाहती हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उनसे कहूंगी क्या। लेकिन मैं उन्हें इस हालत में तो नहीं छोड़ सकती ना, मुझे उनसे बात करनी होगी। काशवी अपने कमरे से निकलकर आदित्य के कमरे की ओर जाती है। वो धीरे से रूम का दरवाजा खोलती है तो उसने आदित्य को बेड में अजीब ढंग से लेटे हुए देखा। काशवी उसके पास गई। उसे आदित्य से शराब की बदबू आ रही थी। आदित्य जी ने शराब पी है, मैं इनसे कैसे बात करूंगी। काशवी ने आदित्य को सही तरीके से लिटा दिया और वहां से निकलकर अपने कमरे में वापस आ गई। अब कल सुबह में हमसे बात करूंगी। अगले दिन काशवी जब उठी, उसने घड़ी देखी तो सुबह के 8 बजे बज रहे थे। ये देखकर वो चौंक गई। मर गई, आज तो मेरी आंख इतनी देर से खुली है, मुझे आदित्य जी से बात करनी है। अगर वो काम पर चले गए तो मैं कैसे बात करूंगी। काशवी जल्दी से बेड से उठी और कमरे से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद वो आदित्य के कमरे के बाहर खड़ी होती है। वो कमरे के अंदर जाने से थोड़ा हिचक रहे थी। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखा तो कमरे के अंदर उसको कोई नजर नहीं आया। ये देखकर वो कमरे के अंदर गई। काशवी ने कमरे के चारों ओर देखा, फिर भी उसे कोई नजर नहीं आया। आदित्य जी कहाँ चले गए? शायद वो वॉशरूम में होंगे। काशवी वॉशरूम की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। आदित्य जी यहाँ पर भी नहीं है, मुझे उनसे बात करनी है, नीचे जाकर देखती हूँ। वो नीचे आती है। उसे हॉल में पुष्पेंद्र जी और रेहान मिलते हैं, लेकिन अभी भी उससे आदित्य कहीं नजर नहीं आता। वो दौड़कर पुष्पेंद्र जी के पास गई। गुड मॉर्निंग काका, पुष्पेंद्र जी ने कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, काशवी ने पूछा। काका, मुझे आदित्य जी कहीं नजर नहीं आ रहे। पुष्पेंद्र जी ने कहा, हाँ बेटा, वो सिंगापुर गया है, 1 हफ्ते बाद में वापस आ जाएगा। काशवी ने चौंकते हुए कहा, क्या वो सिंगापुर गए हैं 1 हफ्ते के लिए और उन्होंने मुझे बताया तक नहीं? पुष्पेंद्र जी ने कहा, बेटा तुम सो रही होगी शायद, इसलिए नहीं बताया होगा।
लेकिन काका प्लान उनका अचानक तो नहीं बना होगा, ना उन्हें पहले से इस बात का पता होगा, लेकिन फिर अभी उन्होंने मुझे नहीं बताया। पुष्पेंद्र जी ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। रेहान ने कहा, भाई अपनी मर्जी के मालिक हैं, उनका मन, वो तुम्हें बताएं या ना बताएं। काशवी ने रेहान की बात का ध्यान नहीं दिया और वो गुस्से से अपने कमरे में वापस आ गई। इतना भी किया गुस्सा थे कि दूसरे देश जाने पर मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, गुस्सा थे तो गुस्से में ही बता देते, लेकिन नहीं। 1 हफ्ते के लिए गए, मतलब मैं 1 हफ्ते तक उनसे बात नहीं कर पाऊंगी। आशी नहाकर रूम में आती है। उसने एक नजर बेड पर सोते हुए तेजस की ओर देखा और जाकर शीशे के सामने तैयार होने लगी। आशी अपने गीले बालों को पोंछ रही थी, जिसकी कुछ बूंदें तेजस की चेहरे पर जाकर गिरी, जिसकी वजह से तेजस जग गया। वो आंखें मलते हुए अपने लेफ्ट साइड देखता है, जहां पर उसे आशी नहीं दिखती। उसने नजर घुमाकर देखा तो आशी शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी। उसे देखकर तेजस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपनी जगह से उठा। आशी जो अपने बालों को डाई से ड्राई कर रहे थी। तेजस ने जाकर उसे बैक हक किया। उसके ऐसा करने से आशी चौंक गई। उसने चौंकते हुए कहा, तेजस ये क्या कर रहे हो तुम? तेजस ने उसके हाथ से ड्राई लिया और उसे नीचे रख दिया। तेजस ने आशी को अपनी तरफ घुमाया। वो उसके चेहरे को बहुत गौर से देखने लगा। तेजस ने आशी के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे किया और उसके गालों पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए कहा, पता है, इससे पहले मेरी इतनी खूबसूरत सुबह कभी नहीं हुई। इवन इस तरीके से कभी मुझे किसी ने जगाया भी नहीं। आशी को उसकी बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, इस तरीके से कभी जगाया भी नहीं का क्या मतलब? मेरा मतलब है कि यूं सुबह सुबह अपने भीगे बालों की पानी की बूंदों से मुझे सुबह सुबह किसी ने नहीं जगाया। आशी को अब समझ में आया कि तेजस क्या कहना चाहता है। आशी ने कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खुल गई। तेजस ने उसके गालों से हाथ हटाकर उसकी कमर पर रखे और उसे अपने करीब की खींचा और उसके चेहरे के पास जाकर कहा, इट्स ओके, तुम हर बात में इतनी फॉर्मल क्यों हो जाती हो? तेजस के इतना करीब होने से आशी को अजीब सा महसूस हो रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज थी। उसकी नजर नीचे झुकी हुई थी। तेजस ने जब उसे इस तरीके से देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर आशी में माथे पर किस किया। तेजस ने कहा, अगर इतने ही ब्यूटीफुल तरीके से तुम मुझे रोज सुबह जगाओगी ना, तो सच कह रहा हूं, मुझे काम धाम छोड़कर लगता है घर में बसना पड़ेगा। आशी ने अपनी नजर उठाकर तेजस को देखा। आशी ने अपनी नजर इधर उधर करते हुए कहा कि तेजस, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? सोच रहा हूं आज का सारा दिन तुम्हारे साथ ही बताऊं। कोई जरूरत नहीं है, शांति से ऑफिस जाओ, आशी ने तेजस के हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा। तेजस ने कहा, क्या यार, तुमने मेरा पूरा मूड स्पॉयल कर रही हो। मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही हूं, लेकिन तुम्हें काम पर जाना चाहिए, वरना तुम्हारे सारे सीनियर और जूनियर क्या कहेंगे? शादी के बाद तो तुम घर में ही बसे रहते हो, मैं तुम्हारा मन ही नहीं लगता। तेजस ने कहा, अभी मैंने हमारी शादी के बारे में किसी को भी मेरे डिपार्टमेंट में बताया नहीं है। आशी ने पूछा, क्यों? तेजस ने कहा, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे खुद ही समझ में नहीं आया, और मैं कैसे कहूं उनसे कि मैंने शादी कर ली, वो भी इतनी जल्दी। जिस लड़की से मिली सिर्फ 2-3 मुलाकातें ही हुई है। आशी ने हंसते हुए कहा, ओह, तो ये वजह है। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो पता ही चल जाएगा। आशी कबर्ड की तरफ बढ़ी। उसने कबर्ड से तेजस के कपड़े निकाले और उसके हाथों में देते हुए कहा, ये लो, और अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तेजस ने उसके गालों पर एक किस करते हुए कहा, थैंक यू, मैं अभी जल्दी से रेडी होकर आता हूँ। तेजस वॉशरूम चला गया। आशी अभी भी अपने गालों पर हाथ रखकर खड़ी हुई थी। उसने एक नजर वॉशरूम की तरफ देखा और उसी तरीके से वह कमरे से बाहर निकल गई। सब सुबह में साथ बैठे थे। पुष्पेंद्र जी ने कहा, रेहान, जरा टीवी तो ऑन करो, देखे तो न्यूज में आजकल चल क्या रहा है। कुछ दिनों से इतना कुछ हुआ है कि हमें तो न्यूज की अपडेट ही नहीं मिलती। रेहान ने कहा, जी काका। उसने जाकर टीवी ऑन किया। सब बैठकर न्यूज देख रहे थे। काशवी पुष्पेंद्र जी और रेहान के लिए कॉफी ला रही थी। तभी न्यूज एंकर ने बोला, अभी अभी हमें खबर मिली है कि कुछ देर पहले मुंबई से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट क्रैश हो गई है। कई लोगों की इसमें मरने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि जाने माने उद्योगपति आदित्य प्रताप सिंह भी इसी फ्लाइट में सवार थे, लेकिन अभी हमें यह नहीं पता चला है कि वो सही सलामत है या नहीं। ये खबर सुनते ही रेहान और पुष्पेंद्र जी अपनी जगह से खड़े हो गए। काशवी के हाथ से ट्रे छूट गई
और उसके पैरों में गर्म कॉफी गिर गई जिस वजह से उसका पैर भी जल गया। रेहान ने पुष्पेंद्र जी से कहा, लेकिन काका भाई तो प्राइवेट जेट में जा रहे थे ना, तो वो इस फ्लाइट में कैसे हो सकते हैं। तभी रॉकेट ने पीछे से आते हुए कहा, भाई के जेट में कोई टेक्निकल इश्यू आ गया था, जिस वजह से वो जेट से ना जाकर इकोनॉमिक्स फ्लाइट से गए। सब ने जैसे ही ये सुना तो सब और भी ज्यादा घबरा गए। पुष्पेंद्र जी ने गुस्से में कहा, लॉकेट, तो तुमने अभी तक ये बात हमें बताई क्यों नहीं। सर मैं अभी तो घर में आया हूँ। काशवी ने रोते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आदित्य जी को कुछ नहीं होगा, मुझे आदित्य जी के पास जाना है। काशवी वहां से दौड़ के जाने लगी। पुष्पेंद्र जी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, काशवी रुको, ऐसे तुम कहाँ जाओगी। लेकिन उसने नहीं सुना, वो दौड़कर घर के बाहर निकल गई। पुष्पेंद्र जी ने रेहान से कहा, रेहान तुम कमिश्नर से बात करो, हमें आदित्य को ढूंढना है, और रॉकेट तुम काशवी के पीछे जाओ। रॉकेट ने कहा, जी सर, और वो काशवी के पीछे चल दिया। काशवी ड्राइवर से चलने को कह रही थी। ड्राइवर ने से पूछा, लेकिन मैडम जाना कहाँ है। काशवी ने कहा, जाना कहाँ है वो तो पता ही नहीं, प्लेन किस जगह पर क्रश हुआ है तो मुझे पता ही नहीं। रॉकेट ने कहा, मैं आपको लेकर चलता हूँ, आइए मेरे साथ। रॉकेट जाकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। काशवी भी को ड्राइवर सीट में बैठ गई जाके। कुछ देर बाद वो दोनों मुंबई से कुछ दूर के एरिया में आते हैं, क्योंकि रॉकेट ने पता लगवा लिया था कि एक्सीडेंट किस जगह पर हुआ है। रॉकेट काशवी को वहीं पर लेकर आया था। उस जगह पर बहुत भीड़ थी, सब अपने अपने परिवार वालों के लिए परेशान थे, रो रहे थे। कुछ लोगों ने अपनी फैमिली मेंबर्स को खो दिया था। सब लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। चारों तरफ से बस चिल्लाने और रोने की आवाज ही आ रही थी। काशवी ये सब देखकर और डर गई थी। सब लोग अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। काशवी डरते डरते आगे बढ़ रही थी। कुछ लोग घायल थे तो कुछ लोगों को स्ट्रेचर में लेकर जाया जा रहा था। काशवी आगे की तरफ बढ़ी थी जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन इंस्पेक्टर ने उससे आगे जाने से रोक दिया। काशवी ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब मुझे जाने दीजिए, आगे मुझे मेरे पति को ढूंढना है। इंस्पेक्टर ने कहा, देखें मैडम, हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते, क्योंकि आप देख सकती हैं कि किस तरीके से प्लेन का क्रैश हुआ है। जो लोग अपनी जिंदगी खो चुके हैं उन सबकी तफ्तीश करना, पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम एक एक करके सबकी पहचान पता करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैम आप आगे नहीं जा सकती। काशवी ने कहा, देख इंस्पेक्टर, मैं आदित्य प्रताप सिंह की वाइफ हूँ, वो भी इसी फ्लाइट में थे, मुझे उन्हें ढूंढना। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर ने कहा, हमें भी पता चला था, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैम आप यहीं पर रखिए, हमारे आदमी ढूंढ रहे हैं। अब देख सकती हैं अभी कितने लोग जख्मी हैं, कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हमें एक एक करके सबकी पहचान को पता करना पड़ेगा। काशवी ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे देखना है, उन्हें ढूंढना है, उन्हें पता नहीं वह कैसे होंगे। काशवी रो रही थी, तभी अचानक उसकी नजर दूर खड़े रुद्र वाधवा पर गई, जो वहां पर सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे। काशवी ने जैसे उन्हें देखा, वो तुरंत दौड़कर उनके पास गई। रुद्र वाधवा जो अभी वहां सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे। काशवी ने उन्हें आवाज दी, डीसीपी सर। रुद्र वाधवा ने वैसे ही सब कुछ हैंडल करते हुए परेशानी के भाव से कहा, मैसेज सिंह आप यहाँ पर। काशवी ने रोते हुए कहा, जी मैं यहाँ आदित्य जी को ढूंढने आई हूँ, लेकिन मुझे इंस्पेक्टर आगे जाने नहीं दे रहे हैं, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, उनसे कहना कि मुझे आगे जाने दे, मुझे आदित्य जी को ढूंढना है। रुद्र वाधवा ने कहा, मुझे भी कुछ देर पहले ही पता चला है कि आदित्य इस फ्लाइट में था, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी टीम उसे ढूंढ रही है, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे उसको ढूंढने के अलावा भी बाकी सब चीजें भी संभाली है। काशवी ने कहा, अब बस इतना कर दीजिए कि इन लोगों से कहिए मुझे आगे जाने दे, मैं अपने आदित्य जी को ढूंढ लूंगी। रुद्र वाधवा ने कहा, मैसेज सिंह आप आगे नहीं जा सकती, वरना सभी फैमिली मेंबर्स अपने फैमिली मेंबर को ढूंढने के लिए ऐसे ही आगे आएंगे और हमारे लिए सिचुएशन को हैंडल करना और मुश्किल हो जाएगा। रॉकेट काशवी के पास आता है, उसने काशी को संभालते हुए कहा, मामा प्लीज रोना बंद कीजिए, डीसीपी सर कह रहे हैं ना कि वह भाई को ढूंढ रहे हैं, आप प्लीज शांत हो जाए। काशवी ने कहा, नहीं रॉकेट भैया, जब तक आदित्य जी नहीं मिल जाते तब तक मैं कैसे शांति से बैठ सकती हूँ। तभी डीसीपी के पास एक हवलदार दौड़कर आता है। उसने कहा, सर हमें एक बॉडी मिली है, और उस बॉडी का जब हमने सामान चेक किया तो हमें उसकी आईडी से पता चला कि ये आदित्य प्रताप सिंह ही है। काशवी ने जैसे ही ये सुना तो जैसे उसने अपना सुध बुध ही खो दिया, वो अपने होश में नहीं रही, उसके आसपास की सारी चीजें धुंधली हो गई। उसने कहा, नहीं आदित्य जी को कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं हुआ।
वो दौड़कर आगे बढ़ी लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं जा पाई और बेहोश हो गई। राका और ऋषभ इस वक्त अपनी सेल में थे। वहां उनसे एक आदमी मिलने आता है। उसने कहा, बॉस आपने जो काम बोला था वो हो गया। राका उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। ऋषभ ने राका से पूछा, है ये कौन से काम की बात कर रहा है? राका ने कहा, आदित्य प्रताप सिंह को मारने का काम। ऋषभ ने चौंकते हुए कहा, क्या इसका मतलब आदित्य मर गया? आदमी ने कहा, हाँ मर गया। मैंने प्लेन में कुछ टेक्निकल इश्यूज करवा दिए थे अपने आदमी से कहकर, जो एयरपोर्ट में ही काम करता है। ये काम आसान तो नहीं था लेकिन भारी कीमत देने के बाद वो काम करने के लिए मान गया। प्लेन मुंबई से कुछ दूर निकला ही था कि वो क्रैश हो गया। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इसका मतलब वो मर गया? मतलब अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा? राका ने कहा, नहीं, और बहुत जल्दी अब हम इस जेल से भी बाहर निकलेंगे। काशवी जैसे गिरने वाली थी, उसे किसी ने पकड़ लिया। उसने काशवी को अपनी गोद में उठाया और वहां से आगे बढ़ने लगा। सब उसे देखकर हैरान रह गए। पुष्पेंद्र जी और रेहान जो अभी अभी वहां पर आए थे वो भी हैरान रह गए। पुष्पेंद्र जी ने उसके पास जाकर कहा, आदित्य तुम ठीक हो बेटा? आदित्य ने कहा, हाँ काका मैं ठीक हूँ। रुद्र वाधवा जो अभी तक शांत खड़े थे उन्होंने कहा, मिस्टर सिंह आप तो इस फ्लाइट में थे ना, फिर आप यहाँ पर कैसे? आदित्य ने कहा, ये लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा। आदित्य ने काशवी तो एक तरफ लेकर आया। उसने उसको अपनी गोद काशवी का सर रखा और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारी। काशवी ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उसने आदित्य का चेहरा जैसे अपनी आंखों के सामने देखा, वो झट से उठकर बैठ गई। उसने रोते हुए लेकिन एक राहत से कहा, आदित्य जी आप ठीक है? वो झट से जाकर आदित्य के गले लग गई। आदित्य ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। काशवी उसे बहुत ही टाइटली हक करके रो रही थी। आदित्य ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बहुत प्यार से कहा, काशवी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, तुम रोना बंद करो। काशवी ने कहा, मैं कितना डर गई थी जब मैंने सुना कि आपका प्लेन क्रैश हो गया, और फिर जब पुलिस कांस्टेबल ने कहा कि उन्हें एक बॉडी मिली है जिसे आपको बताया जा रहा था। आदित्य जी आप नहीं जानते, उन कुछ पलों में 1000 मौतें मरी हूं। आदित्य ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, काशवी अब घबराने की कोई बात नहीं है। देखो मैं तुम्हारे सामने एकदम सही सलामत हूँ। काशवी उससे अलग होती है। उसने आदित्य को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। उसने देखा कि आदित्य के हाथ में चोट लगी है। उसने आदित्य का हाथ थामकर कहा, आदित्य जी आपके ये चोट कैसे लगी? आदित्य ने कहा, कुछ गुंडों से लड़ाई हो गई थी, उनसे ही मारपीट में लग गया। काशवी ने आदित्य के कंधे पकड़कर उठाते हुए कहा, तो फिर आप चलिए, आपके हाथ में बहुत ज्यादा चोट आई है। काशवी ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर जाने लगी। पुष्पेंद्र जी, रेहान और रॉकेट भी दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गए। वो सभी गाड़ी में बैठकर आगे निकल गए। रुद्र वाधवा ने काशवी और आदित्य के पास आते हैं उन्होंने आदित्य से कहा, आदित्य तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम नहीं जानते कि उन कुछ पलों में काशवी का क्या हाल था। अब तुम ठीक हो, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। आदित्य ने कहा, डीसीपी क्या तुम्हें भी लगा कि मैं मर गया? रुद्र वाधवा ने मुस्कुराते हुए कहा, यकीन तो मुझे कभी नहीं था कि तुम मर गए। अपना मकसद पूरा किए बगैर तुम कैसे मर सकते हो? काशवी ने आश्चर्य से पूछा, मकसद? कैसा मकसद? आदित्य ने कहा, कुछ नहीं, वो किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं। काशवी ने रुद्र वाधवा से कहा, लेकिन फिर भी आपने आदित्य जी को ढूंढने की कोशिश की थी, उसके लिए आपका थैंक यू। अब मैं आदित्य जी को लेकर जा रही हूँ। रुद्र वाधवा ने कहा, जाइए। उन्होंने आदित्य की ओर देखकर कहा, काशवी का ख्याल रखना, पिछले कुछ वक्त में इनका बहुत बुरा हाल हुआ है। शायद ज्यादा रोने की वजह से और परेशानी की वजह से ही काशवी को चक्कर आ गए। आदित्य ने हाँ में अपना सर हिलाया। वो काशवी को लेकर आगे बढ़ गया। वो दोनों जाकर गाड़ी में बैठते हैं। काशवी ने अपना सर आदित्य की कंधों पर रखा और अपना एक हाथ उसके चेस्ट में और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे कस के पकड़ लिया। आदित्य ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों ऐसे ही रहे जब तक कि घर नहीं आ गया। काशवी अभी भी आदित्य के सीने से लगी हुई थी। आदित्य ने कहा, काशवी घर आ गया है। काशवी अपनी नजर उठाकर देखती है। वो उससे अलग हुई। दोनों उतरकर घर के अंदर चले गए। वो दोनों जैसे घर के अंदर आते हैं, पुष्पेंद्र जी और रेहान और रॉकेट जो हाल में बैठे होते हैं सभी उन दोनों के पास आते हैं। पुष्पेंद्र जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, हम बहुत खुश हैं आयरन मैन कि तुम ठीक हो। तुम नहीं जानते कि हम कितना घबराओ गए थे। पर बेटा एक बात बताओ, तुम तो प्राइवेट जेट से जा रहे थे ना, तो तुम इकोनॉमिक फ्लाइट में कैसे जा रहे थे? आदित्य ने कहा कि मैं जा रहा था, लेकिन तभी मुझे पता चला कि जेट में कुछ टेक्निकल इश्यू है, इसीलिए मैंने इकोनॉमिक्स फ्लाइट बुक कराई।
मैं जाने वाला ही था कि मुझे एक फोन कॉल आया। मुझे पता चला कि हमारे ही कुछ राइवल्स ने हमारे जो माल शिप के थ्रू दूसरे देश जाने वाला था, उस माल को उन लोगों ने बदलते हुए दूसरा माल रख दिया है, ताकि जब शिप वहां पहुंचे तो पोर्ट में ही रोक दिया जाए। इसलिए मैं सिंगापुर ना जाकर सबसे पहले पोस्ट में गया। वहां पर देखा तो हमारे ड्राइवर के कुछ आदमी सामान में मिलावट कर रहे थे। वहां जाकर मेरी उनसे हाथापाई हुई। बस इसी वजह से मैं टाइम पर वापस नहीं पहुंच पाया और फ्लाइट में सो गई। मुझे कुछ देर बाद पता चला कि वह फ्लाइट खराश हो गई है। मैंने जब फोन पर वही न्यूज़ देख रहा था तो मैंने वीडियो में काशवी और रॉकेट को देखा था। मैं समझ गया कि ये दोनों वहां क्या कर रहे हैं, और मैं सीधे उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। पुष्पेंद्र जी ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है आदित्य कि तुम बच गए। पता नहीं अगर तुम उस फ्लाइट में होते तो क्या होता। रेहान ने पूछा, लेकिन भाई उस कांस्टेबल ने तो कहा था कि एक बॉडी के पास है आपका सामान मिला है। आदित्य ने कहा, हाँ, एयरपोर्ट में शायद मेरा वॉलेट एक आदमी से टकराने की वजह से बदल गया था, शायद इसीलिए। रेहान की आंखों में भी इस वक्त आंसू थे। आदित्य ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और कहा, पागल है क्या तू, रो क्यों रहा है। रेहान ने कहा, माँ पापा के जाने के बाद भाई मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको खो दूं। आप जानते हैं ना, आप मेरे लिए, मेरी माँ, मेरे पापा सब कुछ है। आदित्य ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, तुझे अपने भाई पर भरोसा नहीं है क्या छोटे, मुझे कुछ नहीं हो सकता। रॉकेट भी एक साइड में खड़ा था। आदित्य ने रॉकेट को बुलाते हुए कहा, रॉकेट इधर आओ। रॉकेट अपना हाथ आगे बांधते हुए आगे आता है। आदित्य ने उसे गले से लगाते हुए कहा, अब तुम तो मत रो, मैं जब से आया हूं तब से आप सबको इस तरीके से परेशान देखकर और परेशान हो रहा हूं। रॉकेट ने कहा, भाई आप खून के रिश्ते से ही सिर्फ मेरे भाई नहीं है, लेकिन दिल के रिश्ते से आप मेरे भाई हैं। आप मुझे रोड से उठाकर इस घर में लाए थे। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे स्ट्रांग बनाया, इंडिपेंडेंट बनाया। भाई आज मैं जो हूं, जहां पर भी हूं, आपकी वजह से हूं। जैसा कि रेहान भाई ने कहा, आप उनके लिए उनकी माँ, उनके पापा सब हैं, उसी तरीके से मेरे लिए भी आप मेरे सब कुछ है। आदित्य ने कहा, आज तुम सबको हुआ क्या है, हम गैंगस्टर फैमिली से हैं, तो इस तरीके से रोककर फैमिली ड्रामा वाली फिल्म मत बनाओ इसे। काशवी ने कहा, गैंगस्टर होने से फीलिंग्स तो नहीं खत्म हो जाती ना। किसी अपने को खोने का डर, वो तो एक जैसे ही होता है। और हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उससे भी कहीं ज्यादा आप हम सबसे प्यार करते हैं। और हम कैसे एक ऐसे इंसान को खो सकते हैं जो हमें हमसे भी ज्यादा प्यार करता है। आदित्य काशवी की ओर ध्यान से देखता है। पुष्पेंद्र ने कहा, काशवी बिल्कुल ठीक कह रही है। फैमिली गैंगस्टर की हो या कोई आम फैमिली, अपने को खोने का दुख तो सबको एक जैसा ही होता है। पुष्पेंद्र जी ने कहा, आदित्य तुम्हें काफी चोट आई है और काशवी भी बहुत वीक है, तुम दोनों जाओ और कमरे में आराम करो। आदित्य ने हाँ में अपना सर हिलाया। काशवी और आदित्य दोनों अपने कमरे की ओर चले गए। वो दोनों जैसे ही कमरे में आए, काशवी ने आदित्य को हक कर लिया और वो सुबकते हुए रो रही थी। उसके रोने की वजह से आदित्य की शर्ट भी गीली हो गई। काशवी ने कहा, आदित्य जी आप मुझसे इतना गुस्सा थे कि आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप सिंगापुर जा रहे हैं। आदित्य ने उसके बालों में हाथ फेरते कहा, मैं कहाँ तुमसे गुस्सा था, तुम ही तो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। तुम ही तो हमेशा कहती हो कि मैं मुझमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है, मैं लोगों को मारता हूँ। आज मैं मर जाता तो अच्छी बात थी ना, तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं पड़ता, एक बार में ही सारी कहानी खत्म हो जाती। काशवी उससे अलग हुई। उसने आदित्य की कॉलर पकड़ते हुए उसे खींचते हुए कहा, एकदम चुप हो जाए आप, इसके आगे एक शब्द मत कहिएगा। आदित्य जी मुझे आपके शरीर पर एक खरोच मंजूर नहीं है। तो आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको मरते भी देख लेती? आपने कैसे सोच लिया कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाती? और आप क्यों मरे? मरे आपके दुश्मन। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वही दुश्मन जिनके लिए तुम मुझसे लड़ती हो, जिनको मारने के लिए तुम मुझसे लड़ती हो। काशवी आज भी मैं उन्हीं दुश्मनों से लड़कर आया हूं, मारकर आया हूं, और अगर मारता नहीं तो शायद तुम्हारे सामने जिंदा भी नहीं खड़ा होता। काशवी ने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी आदित्य जी, एम रियली सॉरी। पिछले कुछ दिनों से मेरे बिहेवियर की वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं। काशवी ने कहा, प्लीज आदित्य जी फिर कभी अपने मरने की बात मत बोलिए। भगवान ना करे कभी भी आपको कुछ हो, आपसे पहले मेरी जान निकल जाएगी। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपकी जिंदगी इतनी आसान नहीं है, आप ऐसे अपनी खुशी से नहीं है, आप जैसे भी हैं मैं आपसे वैसे ही प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप बदले, अगर आप ऐसे रहकर ही सही सलामत रह सकते हैं तो मुझे आप इसी तरीके से मंजूर है, लेकिन आपको कुछ हो कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मैं कभी भी आपको खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकती।
काशवी को याद आता है कि किस तरीके से अदित्या उसे मनाने की कोशिश कर रहा था और वो उसे खुद से दूर कर रही थी। काशवी को ये सोचकर और भी बुरा लगा। वो अदित्या के चेहरे की ओर गौर से देखती है। उसने अपने हाथ अदित्या के गालों पर रखकर उसका चेहरा नीचे करते हुए उसके माथे पर किस किया और अलग होकर कहा, सॉरी अदित्या जी, इतने दिन से मैं आपसे दूर थी। मैंने आपको खुद से दूर किया, लेकिन आज मैं हमारे बीच की ये सारी दूरी मिटाना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद काशवी ने अदित्या के होठों पर अपने होंठ रख दिए। अदित्या भी ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन वो काशवी के खुद से उसके करीब आने से खुश था। उनकी किस जैसे जैसे डीप हो रही थी। अदित्या के होंठों की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत हो गई। उसने काशवी को अपने और करीब खींचा और उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। काशवी की नजर नीचे थी और अदित्या की नजर सिर्फ काशवी के चेहरे पर। काशवी की नजर अचानक से अदित्या के हाथ पर गई। उसने अदित्या के हाथ से खून बहते हुए देखा। उसने अदित्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, अदित्या जी, आपके हाथों से तो बहुत खून निकल रहा है, चलिए इधर बैठिए। काशवी ने अदित्या को बेड पर बैठा दिया। उसने ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसके हाथ में बैंडेज करने लगी। आदित्य उसके चेहरे में अपने लिए फिक्र देख रहा था, जो उसे बहुत सुकून दे रहा था। धीरे धीरे काशवी ने उसके हाथ में पट्टी बांधी। वो उठकर जाने लगी कि आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। काशवी जाकर उसकी गोद में गिर गई। आदित्य ने अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाते हुए कहा, जो काम तुमने शुरू किया था उसे खत्म तो करो। काशवी, तुमने कहा था कि तुम हमारे बीच की दूरियां खत्म करोगी। आदित्य ने काशवी के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लिया और उससे साइड टेबल पर रख दिया। आदित्य ने अपने उल्टे हाथ काशवी के पेट पर रखकर उसे पूरी तरीके से अपने करीब किया। उसने सीधे हाथ से काशवी के बाल एक तरफ किए और उसके कंधे पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। काशवी बस अपनी आंखें बंद करे हुए चुपचाप आदित्य की गोद में सिमटकर बैठी हुई थी। आदित्य ने काशवी का दुपट्टा नीचे की तरफ किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने काशवी के सूट की जीप नीचे की और उसकी पीठ पर किस करने लगा। काशवी बस पूरी तरीके से आदित्य में खो चुकी थी। आदित्य ने झटके से उसे अपनी ओर किया और एक बार फिर से किस करने लगा। उसने धीरे से काशवी को बेड पर लिटा दिया और उसे बेतहाशा प्यार करने लगा। काशवी भी आज उसे प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। उसने भी आदित्य का पूरा साथ दिया। कुछ देर बाद काशवी आदित्य की बाहों में सो चुकी थी और आदित्य बस उसके चेहरे को गौर से देखते हुए अपने मन में कहता है, सॉरी काशवी, तुम्हें मैं अभी चाहकर भी कुछ नहीं बता सकता। जिस दिन तुम्हें सच पता चला तुम टूट जाओगी और तुम्हें तकलीफ में मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसीलिए तो तुम्हारी इतनी नाराजगी सहने के बाद भी तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन तुम हमेशा मेरे पास महफूज हो। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा तुम्हें ऐसे ही बेशुमार प्यार करूंगा। तुम्हारे तक कभी कोई पर खतरा में नहीं आने दूंगा, वादा करता हूं। उसने आगे बढ़कर काशवी के माथे पर किस किया। काशवी नींद में कसमसा कर आदित्य के और करीब होकर सो गई। आदित्य ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और कुछ देर में उसे भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह का वक्त राका ऋषभ से कहता है, इतनी देर हो गई है लेकिन हमें जेल से छुड़ाने ना हमारा लॉयर आया और ना ही मुझे आदित्य की मौत की खबर कंफर्म हुई। और वो आदमी जिसे मैंने हायर किया था पता नहीं वो भी कहाँ रह गया है। ऋषभ ने कहा, सब्र रखो राका, जहाँ हमने इतने दिन सब्र रखा है तो कुछ वक्त। और राका ने कहा, सब्र ही तो रख रहा हूँ और कितना सब्र रखूं मैं। जल्द से जल्द उसकी मौत की खबर को कंफर्म सुनना चाहता हूँ, उसकी लाश देखना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं है कब होगा ये। तभी उनके पास एक कांस्टेबल आता है। उसने कहा, तुम दोनों की बेल हो गई है। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा राका, मैंने कहा था ना, सब्र रखो, हम यहाँ से तो निकलने वाले हैं ही। अब बहुत जल्दी हम आदित्य प्रताप सिंह की मौत की खबर को भी पक्का होते हुए सुनेंगे। ऋषभ और राका जब बाहर आते तो उन्होंने एक आदमी को देखा। ये वही आदमी था जो एक दिन पहले उनसे जेल में मिलने आया था। राका उसके पास जाता उसने कहा, बिरजू, तुमने मेरे दोनों काम बहुत अच्छे से कर दिए। आदित्य प्रताप सिंह को मार भी दिया और हम दोनों को रिहा भी करा दिया। बिरजू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो भावहीन सा खड़ा रहा। राका ने कहा, ऐसे क्यों खड़े हो बिरजू? तो बिरजू ने कहा, आप दोनों की मैंने बेल तो करा दी है, लेकिन आप दोनों कोर्ट के अगले ऑर्डर आने तक ही सिर्फ जेल से बाहर है। और रही बात आपके दुश्मन आदित्य की मौत की, तो उसकी मौत की खबर तो तभी आएगी ना जब वो मरा होगा। ऋषभ ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? बिरजू ने कहा, इसका यही मतलब है कि वो मरा नहीं है। राका ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने प्लेन में टेक्निकल इश्यूज करवा दिए थे जिस वजह से प्लेन क्रैश हो गया। तो आदित्य प्रताप सिंह कैसे नहीं मरा? बिरजू ने कहा, अरे वो मरता तो तब जब वो उस प्लेन में होता, वो तो उस प्लेन में था ही नहीं।
ऋषभ ने राका से कहा, राका हम पुलिस स्टेशन में हैं, अभी तुम इस तरीके से इस पर गुस्सा करोगे तो हमारा सारा केस उल्टा पड़ जाएगा। तुम्हें अगर इससे कुछ भी बात करनी है तो यहाँ से जाने के बाद करना, लेकिन अभी यहाँ से चलो। राका ने ऋषभ की बात मानकर बिरजू को छोड़ दिया और वहां से निकल गया। काशवी आदित्य की बाहों में सो रही थी। काशवी जब सोकर उठी तो उसने अपने करीब आदित्य का चेहरा देखो, वो आदित्य के चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। आदित्य इस वक्त बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। काशवी जाकर आदित्य के और करीब हो गई। वो कुछ देर ऐसे ही रही कि तभी आदित्य फोन की रिंग बजती है। काशवी खुद से कहती है, आदित्य जी कितने सुकून से सो रहे हैं और ऊपर से इनके ये फोन उन्हें चैन से जीने नहीं देते। काशवी ने थोड़ा आगे बढ़कर उसका फोन उठाया। उसने फोन पर रुद्र वाधवा का नाम फ्लैश होते देखा। डीसीपी सर का कॉल, इतनी सुबह, लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है। काशवी ने फोन रिसीव किया। वो कुछ कहती इससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आए, आदित्य आज घर के बाहर निकलना तो बहुत संभल कर रहना। राका और ऋषभ जेल से बाहर निकल गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद जब उन्हें ये पता चला कि तुम जिंदा हो, वो दोनों बिल्कुल से ही बौखला गए और अब तुम्हें ही मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, और उनके साथ वो इंसान भी। आज तुम्हारे दुश्मन बहुत ही एक्टिव है, उनका इस वक्त निशाना सिर्फ तुम ही हो। मुझे तो लगता है काशवी को बचाने के चक्कर में तुम अपना सब कुछ खो दोगे। कुछ भी हो जाए, आज अपने बॉडीगार्ड्स के बगैर तो घर से बाहर नहीं निकलना। बाकी की पल पल की सारी अपडेट्स की तो मैं देता रहूंगा। फोन कट गया। काशवी ने घबराते हुए कहा, आदित्य जी की जान को खतरा मेरी वजह से। आदित्य जी मुझसे क्या छुपा रहे हैं और मेरी वजह से उन पर क्यों खतरा है? उनके काम के बीच में मैं कहां से आ गई? जो भी है, मैं आदित्य जी पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगी। आज तक उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया है, इस फैमिली को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन अब मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तकलीफ और दुख का एक कतरा भी मैं मेरे आदित्य जी तक नहीं आने दूंगी। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन अब नहीं, मैं किसी को भी उन्हें दुख पहुंचाने नहीं दूंगी। काशवी एक बार फिर आदित्य की तरफ बहुत ध्यान से देखती है। उसने आगे बढ़कर आदित्य के माथे पर किस किया। मैं सच तो नहीं जानती आदित्य जी, लेकिन मैं सच का पता जरूर लगाकर रहूंगी। मैं नहीं जानती आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं, लेकिन मेरी वजह से या किसी की भी वजह से मैं आपको परेशानी में नहीं आने दूंगी। आदित्य धीरे धीरे नींद से जगता है। उसने जब देखा कि काशवी उसको ही एकटक देख रही तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उसी मुस्कान भरे चेहरे के साथ कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? डॉट 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 काशवी ने कहा, यही सोच रही थी कि मैं इतनी लकी कैसे हो सकती हूँ कि मुझे आप ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। आदित्य ने अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाकर कहा, हमारी शादी को अभी 3 महीने हुए हैं, तब तुम्हें ऐसा लगता है अभी तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना है। अभी तुमने मेरा प्यार देखा कहाँ है? अभी तो तुम्हें और भी प्यार देना है। इतना प्यार करूंगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगी। काशवी ने कहा, मुझे भी जिंदगी भर आपके साथ रहकर आपको भी उतना ही प्यार देना जितना आपने मुझे दिया है। आदित्य ने कहा, क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही मेरी बीवी मुझ पर प्यार लुटा रही है। काशवी ने कहा, आप हो ही ऐसे कि किसे आपसे प्यार ना हो। आदित्य ने कहा, ऐसा तुम्हें लगता है कि इतने बुरे इंसान से किसी को प्यार होगा? लोग तो मेरे नाम से भी दूर भागते हैं, प्यार कैसे करेंगे? काशवी ने आदित्य के गालों में हाथ रखकर कहा, नहीं आदित्य जी, आप बहुत अच्छे, सबसे अच्छे। मैं नहीं जानती दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, आपके जैसा नहीं इस दुनिया में कोई है, ना कोई हो सकता है। आदित्य ने अपनी नाक काशवी के नाक पर टच करते हुए कहा, वो तो तुमने सही कहा, मेरे जैसे दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास तुम हो और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आदित्य ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अच्छा चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, काफी लेट हो गई है। काशवी उसकी बात मानकर उठती है और वॉशरूम में रेडी होने के लिए चली जाती है। जब वो वॉशरूम से बाहर आती है, आदित्य इस वक्त अपने जिम्मा में था। काशवी बस उस फोन कॉल के बारे में ही सोच रही थी। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आती है। वो सबके लिए डाइनिंग टेबल में नाश्ता लगाती है। पुष्पेंद्र जी, रेहान और रॉकेट तीनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। आदित्य भी तैयार होकर नीचे आता है। वो फोन में कह रहा था, ठीक है, मैं 1 घंटे बाद साइड में पहुंच जाऊंगा। काशवी उसकी बात सुनकर डर जाती है। मन में सोचती है, 1 घंटे बाद आदित्य जी कहां जा रहे हैं? आदित्य आकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है। सब साथ में नाश्ता करते हैं। आदित्य ने पुष्पेंद्र जी से कहा, काका मुझे एक साइड में जाना है, उसके बाद हमारे अड्डे में भी जाना है। पुष्पेंद्र जी ने कहा, ठीक है, और काम की जैसी भी प्रोग्रेस हो हमें बताना। आदित्य ने रेहान से कहा, रेहान इस बार मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें एक काम दे रहा हूं। पिछली बार तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, जिस वजह से तुम जेल चले गए थे।
इस बार तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे, जितना मैं तुमसे करने को कहूंगा उतना ही करोगे। लीगल काम को लीगल तरीके से करना है और इल्लीगल काम को इलीगल तरीके से। दोनों कामों को मिक्स नहीं करना है। रेहान ने कहा ठीक है भाई, मैं पिछली बार की तरह इस बार गलती नहीं तो रहूंगा। पिछली बार मेरी वजह से आपको परेशानी हुई थी, लेकिन इस बार आप जैसा कहेंगे, जो काम देंगे मुझे करने को, मैं वैसे ही उस काम को करूंगा जैसा आप चाहते हैं। आदित्य ने कहा तो ठीक है, जो माल कल नहीं पहुंचा था लड़ाई की वजह से, वो माल अभी भी वही है। उस माल को तुम्हें ही दूसरे शहर लेकर जाना होगा, और अगर रास्ते में कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी होती है तो वहां पर कुछ मेरे आदमी है जो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तुम्हें वहां जाकर गोवा के ट्रेड कंपनी को वो माल सप्लाई करना है। रेहान ने पूछा लेकिन भाई ये कौन सा माल है? आदित्य ने कहा उसमें से कुछ डायमंड होंगे और कुछ हथियार, बस वही सप्लाई करना है। ठीक है भाई, मैं करवा दूंगा। आदित्य वहां को जाने लगता है। काशवी आदित्य को जाता देख और घबरा जाती मन में कहती है, आदित्य जी के लिए आज घर से बाहर जाना खतरे से कम नहीं है। काशवी आदित्य की तरफ बढ़ती है। उसने आदित्य के पास जाकर कहा, आदित्य जी आपका घर से बाहर जाना जरूरी है क्या? आदित्य ने कहा हाँ जरूरी है। काशवी ने कहा, आज आप मेरे साथ वक्त नहीं बिता सकते? आदित्य उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा मैं काम बस 2-3 घंटे में काम खत्म करके आ जाऊंगा, उसके बाद मेरा सारा वक्त तुम्हारा। काशवी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं आदित्य जी प्लीज आज कहीं मत जाइए, मैं आज आपको अपने पास देखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती आप एक पल भी मुझसे दूर हो। आदित्य ने अपनी नजर चारों ओर घुमाई और देखा हाल में सर्वेंट के अलावा कोई नहीं है। आदित्य ने काशवी की कमर पकड़कर अपने करीब खींच और कहा, क्या बात है, आज तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा है सुबह से ही मुझ पर? काशवी ने कहा, तो मत जाइए ना जब मैं इतने प्यार से कह रही हूँ। आदित्य ने कहा, सॉरी जान, लेकिन काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं 3 घंटे भी नहीं लगाऊंगा, 2 घंटे के अंदर ही वापस आ जाऊंगा। उसके बाद तुम मुझसे जो करने को कहोगी, जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन अभी जाने दो। लेकिन आदित्य जी, काशवी में कह रहा हूं ना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर आदित्य बाहर की ओर निकल जाता है। आदित्य जी क्यों आप मेरी बात नहीं मानते? आपकी जान को खतरा है, मैं आप तक कोई खतरा नहीं आने दूंगी। आदित्य अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। काशवी ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर अपने सर की गाड़ी का पीछा करो। आशी जो इस वक्त पढ़ाई कर रही थी, तेजस जो सोफे में बैठकर सिर्फ आशी की तरफ बहुत प्यार से देख रहा था, वो बहुत देर से आशी को ऐसे ही देख रहा था। आशी जो पढ़ने में इतनी बिजी थी कि उसे अपने आसपास का कुछ ध्यान ही नहीं था। तेजस अपनी जगह से उठा और आशी की तरफ बढ़ा। उसने आशी के हाथ से बुक छीनते हुए कहा, क्या यार आशी, पिछले 2 घंटे से तुम पढ़ाई कर रही हो, तुम्हें मेरी कोई फिक्र है या नहीं है? आशी ने कहा, तेजस प्लीज बुक्स वापस करो ना। तुम्हें पता है मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाती और इस वक्त मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल मौका मिला भी नहीं। तेजस ने कहा, पिछले 2 घंटे से तुम पढ़ाई कर रही हो और कह रही पढ़ाई का मौका नहीं मिला। तुम सिर्फ मुझे टाइम नहीं देती हो, ना कि तुम्हारे पास ना हर चीज के लिए टाइम होता है। आशी तेजस की बात सुनकर बस उसको एकटक देखती है। तेजस बुक को साइड में रखता है। उसने कहा, अब थोड़ा बहुत तो टाइम तुम्हें मुझे भी देना चाहिए ना, मैं भी कौन सा घर में ही रहता हूँ। इतना कहकर हो आशी की तरफ बढ़ता है। उसको अपने करीब आता देखकर आशी अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तेजस धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर बढ़ता है। वो इस वक्त आशी के चेहरे के बदलते भाव बहुत अच्छे से देख सकता था। तेजस ने उसके चेहरे के पास जाकर कहा, यार हमारी नई नई शादी हुई है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता ही नहीं मैं हमारे बीच की दूरी मिटाना चाहता हूँ, और तुम हो कि हमारे बीच में ये दूरी बनाई हुई हो। आशी ने अपनी नजरें उठाकर लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, ना नहीं नहीं, तो ऐसी बात कोई नहीं है। तेजस ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जब तुम ऐसे शर्माती हो ना तो और भी प्यारी लगती हो, और फिर तो मुझे खुद पर कंट्रोल होता ही नहीं है। तेजस ने आशी की कमर पर अपने हाथ रखे और उसे अपनी ओर खींचा। आशी उसकी बहुत करीब थी। तेजस धीरे धीरे अपना चेहरा आशी के चेहरे के और पास लेकर जाता है। आशी अपनी आंखें बंद कर लेती है और दोनों हाथ से बेडशीट को टाइटली होल्ड कर लेती है। तेजस ने आगे बढ़कर आशी के होठों पर एक हल्की किसकी और पीछे होते हुए कहा, आंखें खोलो आशी। आशी अपनी आंखें खोलती है। तेजस ने कहा, जब तुम्हारा एक किस से ये हाल है तो अगर मैं इसके आगे बढ़ा तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। डोंट वरी, मैं इसके आगे कुछ भी नहीं करूंगा, तुम इतना घबराया मत करो, लेकिन हम छोटे छोटे लव मोमेंट तो एंजॉय कर ही सकते हैं ना। आशी बस तेजस को ही देखे जा रही थी। तेजस ने आशी को अपने गले से लगाया। आशी भी अपना सर ओके सीने में रखकर शांति से बैठी हुई थी। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। दोनों अलग होते हैं। तेजस ने कहा, मैं देखता हूँ।
तेजस जाकर दरवाजा खोलता है तो वहां ऑफिसर सुब्रमण्यम खड़े थे। सुब्रमण्यम ने उसको एक पैकेट पकड़ाया और वहां से चले गए। तेजस वापस आता है, उसने उस पैकेट को लॉकर में रख दिया। लगभग 25 मिनट के बाद आदित्य की गाड़ी आकर अपने अड्डे पर रुकती है। ये राका का ही अड्डा था जहां से वो अपने गैर कानूनी काम करता था। आदित्य अंदर जाता है, काशवी भी उसके पीछे पीछे जाती है। आदित्य अंदर जाकर देखता है तो वहां पर 3 लोग थे, राका, ऋषभ और एक और आदमी। राका ने उस आदमी से कहा, वो आदित्य प्रताप सिंह बच गया, इस बार भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। ऋषभ ने उस आदमी से कहा, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, हमारी डील हुई थी, लेकिन उस दिन का क्या हुआ? ना काशवी मेरे हाथ लगी और ना ही पैसे, और मैं तुम लोगों को काशवी तक कभी पहुंचने भी नहीं दूंगा। मैं हमेशा उसका सुरक्षा कवच बनकर रहूंगा, तुम में से किसी को भी उसको तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। काशवी दूर खड़ी छुपकर ये सब देख रही थी। वो तीनों वहां आदित्य को देखकर चौंक गए। राका ने चौंकते हुए कहा, तुम यहां पर? हाँ, मैंने सोचा जाकर देख लूं कि तुम लोग कैसे हो। सुनने में आया कि तुम लोग जेल से बाहर निकल आए, तो सोचा जाकर मिल लूं। राका ने कहा, पता नहीं कौन सा अमृत खाकर आए हो जो मरते ही नहीं हो तुम। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, तुम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है मुझे मारना, और मैं कभी तुम जैसे लोगों के हाथों में मरूंगा भी नहीं। काशवी को अभी भी उस आदमी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। आदित्य उस आदमी के सामने खड़ा था। उसने कहा, तुमसे ज्यादा बेगैरत इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। घिन आती मुझे तुम पर और तरह आता है मुझे काशवी की किस्मत पर। उस आदमी ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरा बना बनाया खेल बिगड़ गया, तुम्हारी वजह से मुझे कितना नुकसान हो गया। आदित्य ने गुस्से में कहा, वो तो शुक्र मनाओ कि मैं काशवी की वजह से शांत हूं, कि मैंने अभी तक कोई स्टेप लिया ही नहीं तुम्हारे अगेंस्ट, क्योंकि इससे काशवी को तकलीफ होगी। लेकिन सच कह रहा हूं, बहुत दिन तक तुम मेरे हाथों बच नहीं पाओगे। उस आदमी ने कहा, बचोगे नहीं तो तुम मुझसे। इतना कहकर उसने अपनी पास की टेबल से बंदूक उठाई और आदित्य की ओर तान दिया। काशवी ने जब ये देखा तो वो डर गई। आदमी ने कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की? बहुत शौक है तुम्हें अपनी मनमानी करने की, सबका बना बनाया काम बिगड़ने की? तुमने मेरा भी उसी तरीके से काम बिगाड़ दिया। अरे क्यों आए तुम हमारे रास्ते में? जब तक तुम नहीं आए थे हमारी जिंदगी में सब कुछ कितने आराम से हो रहा था, लेकिन तुमने बीच में आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में कहा, और हर बार तुम लोगों को मैं इसी तरीके से तुम सबके रास्ते में आता दिखूंगा, और जब बात काशवी की होगी ना, हर हद पार करता हुआ भी देखूंगा, लेकिन तुम में से किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, क्योंकि अब वो मेरी जिद नहीं है, अब वो मेरा प्यार है, मेरी बीवी है, मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसको बचाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, और तुम लोगों का तो मैं बहुत बुरा हश्र करूंगा। देखने वाले की भी रूह कांपी। ऋषभ ने कहा, पहले मुझे तो लगता था कि काशवी सिर्फ तुम्हारी जिद है, तभी तुम किसी भी कीमत में उसे पाना चाहते थे, तभी तो तुमने क्या कुछ नहीं किया उसे पाने के लिए। लेकिन अब पता चल रहा है कि वो तुम्हारी जिद नहीं है, तुम्हारा जुनून है। बहुत प्यार करते हो ना तुम काशवी से और वो तुमसे, और इसी बात का घमंड है ना तुम्हें। लेकिन भूलो मत, मैं मंगेतर था उसका। एक वक्त था जब वो मेरे बहुत करीब थी और मैं उसके बहुत करीब था, और उस वक्त हम हमेशा ही एक दूसरे के बहुत करीब आते थे। आदित्य ने ये सब सुनकर गुस्से में अपनी मुठियां भींच ली। उसने गुस्से और तेज आवाज में कहा, ऋषभ अपनी जबान पर लगाम लगाओ, अगर इसके आगे तुमने एक शब्द भी कहा ना तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। ऋषभ ने कहा, सच तो कड़वा होता है, लेकिन सच तो यही है कि कभी हम दोनों भी बहुत करीब थे, जिस तरीके से अब तुम दोनों करीब हो। काशवी जो दूर खड़े ये सब सुन रही थी, उसने कहा, ऋषभ जी झूठ क्यों बोल रहे हैं, हम तो कभी इतने करीब नहीं आए। वो आदित्य जी और मेरे बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य जी क्या सोचेंगे? ऋषभ जी ये सब कहकर आदित्य जी के मन में मेरे लिए शक का बीज बो दिया है। वो ये सब कहकर हमारे बीच में दूरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ने कहा, वो तुम्हारी मंगेतर थी ऋषभ, और जब वह तुम्हारी मंगेतर थी तब तुम दोनों ने कितना वक्त साथ में गुजारा, क्या किया, मुझ उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो तुम्हारी मंगेतर थी। लेकिन आज जो मेरे साथ है वो मेरी बीवी है, जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है, नहीं भी हुआ है, तो वो सब पास्ट की बातें, और मुझे पास्ट से कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ आज से फर्क पड़ता है, और आज काशवी सिर्फ मेरी है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये सब कहकर मेरे मन में काशवी के लिए कोई गलत सोच जगा लोगे या मैं उसे गलत समझूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। मेरा प्यार उसके लिए कभी नहीं बदलने वाला। काशवी ने जैसी आदित्य के मुंह से ये सब सुना तो उसने राहत की सांस ली।
काशवी खुद में कहती है, ऋषभ जी आप कितनी भी कोशिश कर ले मेरे और आदित्य जी के बीच में दूरी लाने की, हमारे बीच में गलतफहमी पैदा करने की, लेकिन आदित्य जी ऐसा नहीं होने देंगे। भले ही मेरा विश्वास उन पर से एक पल के लिए डगमगा जाए, भले मेरे प्यार में कमी रह जाए, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो अपने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ते। तभी तो देखिए, आपके इतने भड़काने के बावजूद उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं किया। ऋषभ ने कहा, फिर तुम चाहे उससे जितना भी प्यार क्यों ना करो, मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन फिर भी तुम उसको नहीं बचा पाओगे। तुमने इतना कुछ किया उसको पाने के लिए, उसको हमसे बचाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, आज तुम मर जाओगे और फिर से कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से पहले शुरू हुई थी। आदित्य ने कहा, कहानी कैसी भी शुरू हुई हो, चाहे किसी ने भी शुरू किया हो, लेकिन अंत उसका सिर्फ आदित्य प्रताप सिंह ही करेगा। और मुझे तो तरस आता है तुम तीनों पर। लगता है तुम तीनों की कुंडली में राहु केतु आकर बैठ गया है। जो तुम लोग मुझसे पंगा ले रहे हो, खैर मौत बहुत करीब है तुम लोगों की। जिस तरीके की तुम लोगों की हरकतें हैं ना, बहुत बुरी मौत देने वाला हूं तुम तीनों को, और इस बार मैं किसी का लिहाज या फिक्र नहीं करूंगा। काशवी दूर खड़ी है, सब सुन रही थी और वो खुद से कहती है, ये सब हो क्या रहा है, और आदित्य जी और ये सब किस बारे में बात करने हैं। उस आदमी ने गुस्से में कहा, तो ठीक है, तुमने ये सब काशवी के लिए किया ना, और आज तुम्हारी मौत का कारण भी वो काशवी ही बनेगी। इतना कहकर उस आदमी ने ट्रिगर दबा दिया। आदित्य अभी भी शांति से खड़ा था। गोली आदित्य की ओर बढ़ी, लेकिन काशवी उसके आगे आ गई और गोली जाकर काशवी के सीने में लग गई। अचानक से ऐसा होने से वहां पर खड़े सभी लोग चौंक गए। आदित्य ने जब काशवी को अपने आगे देखा तो वो हैरान रह गया। काशवी भी गोली चलाने वाले को देखकर हैरान रह गई। उसे जब एहसास हुआ कि गोली उसे नहीं लगी है और उसके आगे काशवी है, तो उसने झटके से काशवी को अपनी तरफ पलटा तो देखा काशवी के सीने में गोली लगी है। आदित्य बदहवासी में चिल्लाया, काशवी। काशवी खुद को संभाल नहीं पाई और गिरने वाली होती कि आदित्य ने उसे पकड़ लिया। काशवी ने एक बार उस आदमी की तरफ देखा, दूसरे पल आदित्य की तरफ। आदित्य जी, काशवी ने उसका नाम लड़खड़ाती सी आवाज में पुकारा। आदित्य ने कांपती आवाज में कहा, हाँ काशवी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और अगले ही पल काशवी की आंखें बंद हो गई। आदित्य ने चिल्लाते हुए उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, काशवी। ... काशवी उठो, आंखें खोलो अपनी, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुमको। वो आदमी अभी भी आंखें फाड़े सब देख रहा था। ऋषभ और राका भी ये सब देखकर दंग थे। अचानक से काशवी का वहां आना उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आया। आदित्य ने अपनी नजरें उठाकर उन तीनों की ओर एक देखा और कहा, तुम सबका उल्टा वक्त अब शुरू हो चुका है। अब तक तो भले ही मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, लेकिन अब जो होगा ना, तुम लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आदित्य ने काशवी को गोद में उठाया और वहां से ले जाने लगा, लेकिन फिर रुक कर उसने कहा, पीछे से वार करने की सोचना भी नहीं। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। राका ने कहा, हम चाहते क्या थे और हो क्या गया। ऋषभ ने कहा, हर बार हमारी प्लानिंग पर पानी फिर जाता है। राका ने उस आदमी से कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी गोली चलाने की, हमारा अभी प्लान आदित्य को मारने का नहीं था। अगर काशवी को कुछ होता तो वो वैसे ही आधा मर जाता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब्र ही नहीं था। लो, अब भूख तो तुम्हारे साथ साथ हम सबको तुम्हारी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।